बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 18 ओपन इकोनॉमी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज़ ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो दुनिया जहां में मौजूद दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, और ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी उनके साथ बाइंग एंड सेलिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसी इकोनॉमी का हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें हम ओपनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एंड कैपिटल कैसे ट्रेड होती हैं। आप जो भी अशिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आप उन अशिया की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे अमल में लाते हैं। द फ्लोज ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, आज हम इस हवाले से बात करते हैं। एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स क्या हैं? डोमेस्टिकली आपकी प्रोड्यूस की गई वो तमाम अशिया जो आप किसी बाहर के ममालिक को सेल करते हैं या बाहर के ममालिक में आप भेजते हैं, आपकी एक्सपोर्ट कहलाती हैं। और ऐसी तमाम अशिया, चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप अपने इस्तेमाल के लिए किसी बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाते हैं, वो इंपोर्ट्स कहलाती हैं। नेट एक्सपोर्ट्स क्या हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है उसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ नेशंस एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स, आल्सो कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस। नेट एक्सपोर्ट को हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान एयरप्लेन बनाता है, ठीक है, पाकिस्तान एयरप्लेन को पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप फ्रांस को वो एयरप्लेन एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। आपने एयरप्लेन जो फ्रांस को सेल किए हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। और अगर आप कार्स फ्रांस से परचेज़ करके पाकिस्तान में लेकर आते हैं, पाकिस्तानी इकानॉमी में लेकर आते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट्स कहलाएगी। और नेट एक्सपोर्ट क्या है? वैल्यू ऑफ कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ कंट्रीज़ इंपोर्ट्स। अगर आप के मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 की आपने एक्सपोर्ट्स की हैं और आपकी इंपोर्ट्स हैं 800 रुपये की, तो 200 का जो डिफरेंस है वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स कहलाएगा। अब ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं। अगर तो आपके मुल्क में आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और आपकी इंपोर्ट्स कम हैं, तो ऐसी तिजारत ट्रेड सरप्लस कहलाएगी। एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, ठीक है। सरप्लस कहते हैं ज़्यादती को, इजाफे को। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो आपकी इकानॉमी में ट्रेड सरप्लस होगा। और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आप दूसरे मुल्क में अशिया कम भेजते हैं, मंगवाते ज़्यादा हैं, तो आपका ट्रेड डेफिशिट है। और अगर आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का लेवल बराबर है तो इसको बैलेंस ट्रेड कहते हैं, यानी कि मतवाज़न ट्रेड कहा जाता है। ये बेसिक्स वो पॉइंट्स हैं जो तो इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में उठाए जाते हैं, या जिनकी अमल से इकोनॉमीज़ के अंदर गुड्स एंड कैपिटल्स के फ़्लो को अमल में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कैसे अमल में ला सकते हैं, किन बेसिस पर, किन मेजर्स की मदद से हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स के हवाले से,
कि वो कौन से रेट्स हैं जिनके ऊपर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अमल में ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज़ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसको मज़ीद आसान आपको समझाने के लिए मैं बयान करता हूँ कि द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर। जब एक शख्स अपने मुल्क की करेंसी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करवाता है तो किस रेट पर उसकी करेंसी कन्वर्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू गो टू अ बैंक यू माइट सी अ पोस्टेड एक्सचेंज रेट ऑफ 80 येन पर डॉलर। ठीक है, अगर आप किसी बैंक जाते हैं और बैंक में आप देखते हैं कि वहाँ पर $1 के इवज़ 80 येन, यानी कि येन कहते हैं जापानीज़ करेंसी को, कि आप अगर $1 बैंक को देते हैं तो बैंक आपको 80 येन प्रोवाइड करेगा, यानी कि $1 के बदले आपको 80 येन मिलेंगे। और अगर आप 80 येन बैंक को प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में आपको $1 मिलेगा। ठीक है, ये किसकी बुनियाद पर हुआ? नॉमिनल एक्सचेंज रेट हैं ये। ठीक है, कि एक मुल्क की करेंसी को आप दूसरे मुल्क की करेंसी में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे और किस रेट पर कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक है, वो रेट बैंक में अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तानी पैसे की बात करें, अगर आप बैंक में जाते हैं और आप $1 उनको प्रोवाइड करते हैं तो आपको 170-180 के राउंड अबाउट आपको पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ 180 उनको प्रोवाइड करेंगे तो उसके एवज़ आपको $1 अमेरिकन डॉलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये वो रेट है जिसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जो कोई भी शख्स अपने मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स बेसिकली यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज होते हैं। ठीक है, ये वो रेट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी को अपने मुल्क की करेंसी के मुतबादल या अपने मुल्क की करेंसी को फॉरेन करेंसी के मुतबादल हम एक्सचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द एक्सचेंज रेट चेंजेस, अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है और चेंज होने के बाद आप ये देखते हैं कि आपको $1 के इवज़ पहले आपको 80 येन मिल रहे थे, लेकिन अगर आपको $1 के इवज़ अब 90 या 100 येन मिल रहे हैं तो ये इस पोजीशन को हम एप्रिसिएशन बोलेंगे। एन इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। यानी कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, आपने ये ख़बरों में अक्सर सुना होगा कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मतलब है कि डॉलर में एप्रिसिएशन आया है। इस चेंज को हम एप्रिसिएशन बोलेंगे। एप्रिसिएशन से क्या मुराद है कि यानी कि जो डॉलर की वर्थ है, डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। यानी कि अब आप $1 के एवज़ पाकिस्तानी 200 या 220 रुपीज़ हासिल कर लेते हैं, जबकि पहले आप 180 हासिल कर सकते थे। तो डॉलर अगर चेंजेस एक्सचेंज रेट में अगर चेंजेस पैदा होती हैं और पैदा होने के बदले जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ जाती है तो ये डॉलर की एप्रिसिएशन है। लेकिन अगर आपकी इकानमी में बेहतरी पैदा होती है और एक्सचेंज रेट चेंज होता है और चेंज होने के बाद आप देखते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, यानी कि अब आप $1 की एवज़ 150 या 130 पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये डॉलर की डेप्रिसिएशन है, यानी कि उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ कम पड़ गई है। अक्सर आपने न्यूज़ में ये भी कभी कभी सुना होगा दैट द डॉलर प्राइसेस आर स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, कि डॉलर की प्राइसेस अब स्ट्रॉन्ग जा रही हैं या डॉलर की प्राइसेस अब वीक जा रही हैं। तो ये बेसिकली एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ही है। अगर आपकी इकानमी में डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की, आपकी मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम पड़ गई है, डॉलर एप्रिसिएट हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी बुनियाद पर हमें पता चला है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बुनियाद पर। हम ये जान पाए हैं, हम ये देख पाए हैं, हमने ये इस फार्मूले की बुनियाद पर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बुनियाद पर हमें ये मालूम हो पाया है कि डॉलर एप्रिसिएशन में जा रहा है या डॉलर डेप्रिसिएशन में जा रहा है, या डॉलर की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या डॉलर की पोजीशन वीक है। तो बेसिकली नॉमिनल एक्सचेंज रेट
वो एक्सचेंज रेट हैं जिनकी बुनियाद पर हम फॉरेन करेंसी को अपने मुल्क की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल एक्सचेंज रेट्स। ठीक है कि रियल एक्सचेंज रेट्स क्या हैं। द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर। बेसिकली नॉमिनल और रियल एक्सचेंज एक दूसरे के रिलेटेड ही हैं। नॉमिनल में हम करेंसी की बात करते हैं, रियल में हम प्रोडक्ट्स की या गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि कैसे हम अपने मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की बुक के पेज नंबर 388 पर आएंगे तो आपको रियल एक्सचेंज का टॉपिक मिल जाएगा। आइए अब इसको रीड आउट करते हैं। द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर। ठीक है कि ये वो रेट है जिसकी बुनियाद पर एक शख्स अपने मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे मुल्क की गुड्स एंड सर्विस के साथ ट्रेड कर सकता है। अब हम इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि एक अमेरिकन राइस का जो थैला है वो $100 उसकी प्राइस है। ठीक है, जबकि एक जैपनीज़ राइस का जो थैला है उसकी प्राइस 16,000 येन है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अमेरिकन चावल का जो थैला है उसकी कीमत मार्केट में $100 है, जबकि सेम उसी थैले की कीमत जापान में 16,000 येन है। सो व्हाट इज़ द रियल एक्सचेंज रेट बिटवीन अमेरिकन एंड जापानीज़ राइस। अब आप अमेरिकन और जापानीज़ राइस के दरमियान रियल एक्सचेंज रेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अब हमें रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला समझना पड़ेगा और उसको पुट करने के बाद हम ये जान पाएंगे कि हमें जापानीज़ राइस ख़रीदने चाहिए, हमारे लिए वो सूटेबल हैं, या हमें अमेरिकन राइस ख़रीदने चाहिए, वो हमारे लिए सूटेबल हैं। कौन से राइस का थैला हमें यानी कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन के मुताबिक है, हमारे लिए चीप रेट पर हमारे लिए मुहैया है। सो रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला देखते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस ओवर फॉरेन प्राइस। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को पुट करने से पहले हम ऊपर वाली स्टेटमेंट पर अगेन जाते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि एक अमेरिकन चावलों के थैले की कीमत $100 है, जबकि जापानीज़ प्राइस में वो 16,000 येन का है। अब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर जाकर ये मालूम करते हैं कि $1 के बदले कितने येन मिल रहे हैं, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर और जापानीज़ करेंसी का। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 80 येन पर डॉलर, ठीक है, 80 येन पर डॉलर, यानी कि जो मार्केट में एक्सचेंज मार्केट में आप $1 के इवज़ 80 येन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट येन का क्या है, 80 येन पर डॉलर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस प्राइस को फार्मूले में पुट करते हैं। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारे पास है, ठीक है, 80 येन पर डॉलर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, 80 येन पर डॉलर, यानी कि $1 के इवज़ आपको 80 येन मिल रहे हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डोमेस्टिक प्राइस के साथ। डोमेस्टिक प्राइस हमारी क्या है, $100, यानी कि अमेरिकन प्राइस में हमें $100 का वो चावलों का थैला मिल रहा है। अब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, यानी कि $100 और $1 की प्राइस क्या है, एक्सचेंज प्राइस क्या है, 80 येन, यानी कि $1 के बदले आपको 80 येन मिल रहे हैं। अब हमारे पास $100 हैं और येन की जो हमें एक्सचेंज नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो 80 येन है। हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 8,000 येन, यानी कि $100 की हमने देखा, उसको हमने मल्टीप्लाई किया
एक्सचेंज रेट के साथ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ, तो हमें 8000 येन मिल गए। यानी कि इस बात से हमें ये वाज़ह हुआ कि मार्केट में नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है येन का वो 8000 है, इज़ इक्वल टू $100 के। यानी कि आप $100 देकर 8000 जापानीज़ येन ख़रीद सकते हैं। अब सिंपल इस फार्मूले से हम एक बात तो अभी हमने नोट कर ली कि जो अमेरिकन राइस हैं वो हमें 8000 येन में पड़ रहे हैं, ठीक है, जबकि जापानीज़ में उसकी प्राइस, उस थैले की प्राइस 16000 येन है, ठीक है। अब हम मुकम्मल फार्मूले को पुट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमने मल्टीप्लाई किया डोमेस्टिक प्राइस से जो हमारी $100 थी, 8000 येन आ गए हमारे पास। इसको हमने डिवाइड किया 16000 बुशल ऑफ जापानीज़ राइस, यानी कि जो जापानीज़ राइस का थैला है वो 16000 येन का था, ठीक है। हमने 8000 को 16000 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 1/2 बुशल ऑफ जापानीज़ राइस ओवर बुशल ऑफ अमेरिकन राइस मौजूद हैं, ठीक है। फार्मूले की मदद से स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अमेरिकन जो राइस हैं वो जापानीज़ राइस की कीमत में हम 2 ख़रीद सकते हैं, ठीक है, जबकि अमेरिकन प्राइस पर हम 1 थैला ख़रीद सकते हैं। यानी कि अमेरिकन डॉलर में जो हमें चावलों का थैला है वो हमें चीप रेट पर सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ लग गई होगी कि रियल एक्सचेंज रेट्स का फ़ायदा क्या है। अगर हम वैसे कीमतें पढ़ के ये सोचते हैं कि $100 का है और $100 तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हम क्यों ना 16000 येन में ख़रीद लें, ठीक है। लेकिन हमने एक्सचेंज रेट से ये फाइंड आउट किया कि डॉलर में जो दी गई कीमत है वो हमारे लिए चीप है, वो हमारे लिए सस्ती है। वो हमें 8000 येन में वही थैला पड़ रहा है, जबकि उसके लिए हम 16000 येन देने को तैयार थे। तो इस बात से हमें ये क्या मालूम हुआ कि हम अमेरिकन डॉलर प्राइस में, ठीक है, 2 थैले ख़रीद सकते हैं, ठीक है, कि $100 में हम 2 थैले ख़रीद सकते हैं, जबकि अगर हम 16000 येन में, ठीक है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ट्रेड करते तो वो हमें 1 थैला 16000 येन में पड़ता। लेकिन रियल एक्सचेंज रेट्स को लगाने के बाद, इसको फार्मूले को लगाने के बाद, इसको समझने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि हम अमेरिकन डॉलर यानी कि $100 के एवज़ हम 2 थैले ख़रीद सकते हैं जापानीज़ प्राइस के मुताबिक, ठीक है, जो कि 16000 है, और उसके एवज़ 1 थैला मिल रहा था। लेकिन अब हम 2 थैले 16000 में येन में ख़रीद सकते हैं। ये किसकी बुनियाद पर हुआ? रियल एक्सचेंज रेट की बुनियाद पर हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे लिए कौन सी करेंसी जो है वो हमारे लिए बेटर है, किस करेंसी पर हम अपना चावलों का थैला ख़रीद सकते हैं, जिसकी लगाने के बाद, फार्मूले को लगाने के बाद हम ये जान पाए हैं कि हमारे लिए सूटेबल जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। उसके एवज़ हम उसी कीमत में जो जापानीज़ येन है यानी कि 16000 है, वो हम 2 थैले ख़रीद सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट्स को पढ़ने के बाद आपके लिए अब ये आसानी पैदा हो गई है कि अब आप इस बात पर या इस फैसले पर पहुंच चुके हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चावल US राइस ख़रीदने हैं या आपको जापानीज़ राइस ख़रीदने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।